हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। अब हम पढ़ रहे हैं अपना लेक्चर 2 बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपना श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखिए किस टाइप से इन्होंने ये लिखा हुआ है, किस टाइप से इसकी इंग्लिश है, हिंदी किस टाइप से होगी इसकी, और क्या सब कुछ इसमें है। पढ़ते हैं। इन 1926 श्रोडिंगर वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो श्रोडिंगर है वैज्ञानिक का नाम है श्रोडिंगर, उन्होंने वेरीफाई करा था वेव नेचर किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। कब? 1926 में, 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर था उसे वेरीफाई कर दिया था बाय कैलकुलेटिंग, किसके द्वारा, गणना के द्वारा, इट्स फ्रीक्वेंसी मोमेंटम, इसकी फ्रीक्वेंसी मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन से इन्होंने प्रूव करा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वेव का नेचर इलेक्ट्रॉन्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। ठीक है, जो इन्होंने इक्वेशन बनाई थी दोनों के द्वारा, उसके बेसिस के आधार पे। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है हमने, इन दिस इक्वेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिप्लेस बाई साइन। ठीक है, जो इक्वेशन है हमारी, जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है, उसे किसने रिप्लेस कर रखा है, उसे रिप्लेस कर रखा है किसने, साइन ने। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हैज़ बीन ऑब्टेन इंडिविजुअली ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जो प्रोग्रेसिव हमारी जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, वो हमारी एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों एक्सिस पर हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन किस तरीके से इन्होंने इसे प्रोग्रेस किया था। तो ये देखिएगा, ये है हमारे पास में श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ठीक है, बड़े प्यार से समझेंगे। तो ये जो इक्वेशन शुरू में हमने ले रखी है, डिस्प्लेसमेंट से रिएक्शन है, ये होता है साई इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये इक्वेशन यहाँ फिलहाल आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, और ये जो यहाँ हमने साइन लिया हुआ है ये हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, विस्थापन है। ये विस्थापन की एक रिएक्शन है किस पे, जेड एक्सिस पर। और ये इक्वेशन होती है साइन इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैथमेटिकली है सब, इसे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ हमने समझाया है साइन क्या है। साइन है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स और एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव का एम्पलीट्यूड, या फिर ये क्या है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अधिकतम विस्थापन या वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर यहाँ ए क्या है हमारा, ए हमारा कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है हमारा, यहाँ लैम्डा हमारा वेवलेंथ है। अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 से। अब हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या काम करा, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के सापेक्ष इक्वेशन 1 का क्या कर दिया है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल करने पे हमारे पास में एक ये समीकरण आ जाएगी। ठीक है, क्यों आ जाएगी ये समीकरण, चलिएगा ये समीकरण इस टाइप से आ जाएगी। हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं, जब हम कभी मैथ पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो हमने एक ये फार्मूला भी उसमें पढ़ा है कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का हमारा आ जाएगा कोस एक्स। और अगर हम कोस एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। उसे हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ x के स्थान पर अगर कुछ और होगा, ठीक है, तो वो हमें कहाँ लिखना पड़ता है, शुरू में। देखिएगा, याद करने के लिए तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ साइन 2x, और मैं अब आपसे कहूँ कि साइन 2x का डिफरेंशियल कीजिएगा, तो आप इसे लिख सकते थे आराम से। क्या लिख देते थे, इसे आप लिख देते क्या, 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x। अब मैं आपसे कह दूँ कि साइन 3x का डिफरेंशियल कीजिएगा। अगर आप बायोलॉजी से भी हैं, आप 12th क्लास में बायोलॉजी से, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ से ही आप इन फॉर्मूले को थोड़ा सा समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। साइन 3x का कहूँगा तो जो x के सामने लिखा हुआ है उसे आप शुरू में ले आइएगा, 3
और फिर इसके बाद में जाता 3 cos 3x, ठीक है। बाद में तो अब ये कैसा आ रहा है, ये इस टाइप से आया हुआ है, जो मैथ के बच्चे होंगे वे समझ जाएंगे कि जब हम sin 2x का डिफरेंशियल करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा cos 2x। अब 2x का करेंगे तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वजह से हमने लिखा हुआ है 2 cos 2x, इस टाइप से। ऐसी ये है। अब हमारे पास में यहाँ हमें जो डिफरेंशियल करना है वो हमें करना है किसका, sin 2πx अपॉन लैम्डा का। और ये जो a है हमारे पास में ये कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा, ये सेम ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो ये किस टाइप से आया है इसे अब हम समझ लेते हैं। तो मैं अब करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ हमने लिखा हुआ था sin 2π अपॉन लैम्डा। x को थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ x लिख लिया है अलग से। तो अब मैं क्या काम करूँगा, ये जो मैंने यहाँ x जो अलग से लिखा है, ठीक है, ये देखिएगा, ये जो x मैंने अलग से लिखा है तो आपको याद रह जाएगा x की गुना में कौन है, गुना में कौन है x की, 2π अपॉन लैम्डा। तो ये कहाँ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2π अपॉन लैम्डा और फिर साइन का क्या आ जाएगा, कोस, ठीक है, कोस 2πx अपॉन लैम्डा। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा ये किस टाइप से आया है। तो ये का डिफरेंशियल नहीं होगा, ऐसा कैसा ही आ जाएगा जैसा है। और जब हम साइन इसका करेंगे किसका, 2πx अपॉन लैम्डा का, तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2π अपॉन लैम्डा। देखिएगा ये हमने निकाला है। और कोस 2πx अपॉन लैम्डा, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2। अब हम इसका दोबारा से जो हमारी इक्वेशन 2 है इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे दोबारा से, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 का डिफरेंशियल करते हैं। तो डिफरेंशियल करने के बाद में सेकंड इक्वेशन का हमारे पास में क्या बन जाएगी, कि समीकरण निकल के आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो हमारे पास में हाँ शुरू में लिखा हुआ था d साइन ओवर dx। जब हम इसका दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर साइन ओवर dx स्क्वायर। और जो हमारे पास में एक समीकरण उसमें कुछ बन के आई थी, वह हमारे पास में क्या थी, ये थी a 2π अपॉन लैम्डा डॉट, मैं समझा रहा हूँ आपको किस टाइप से आया है, डॉट कोस 2πx अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास में इक्वेशन थी, ठीक है, 2πx अपॉन लैम्डा ये वाली। तो याद रखिएगा ये हमारे पास में a 2π अपॉन लैम्डा तो हमारे पास में ये पहला ही है। अब जो हमें डिफरेंशियल करना है वो किसका करना है, कोस 2πx अपॉन लैम्डा का। तो कोस 2πx अपॉन लैम्डा का आप करेंगे तो इसे भी आप ध्यान से समझिएगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ ऐसे, कोस 2π अपॉन लैम्डा डॉट x। तो x की गुना में है कौन, 2π अपॉन लैम्डा। तो ये शुरू में आ जाएगा। और याद रखिएगा कोस का होता है तो साइन में काहे में जाएगा, माइनस में, इसे शुरू में ले लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2π अपॉन लैम्डा और कोस काहे में चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ये आ जाएगा हमारा किसका, इस वाले पार्ट का। तो हम जो हमारा पहला था उसके साथ में इस वाले पार्ट को रख देंगे और माइनस के चिन्ह को कहाँ लगा देंगे, शुरू में। ये देखिएगा दोनों सेम सेम है, ये 2π इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4, पाई का पाई में करेंगे पाई स्क्वायर, लैम्डा का लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, माइनस बाहर है, ए को मैंने इसके साथ में लिख दिया साइन 2πx अपॉन लैम्डा के, माइनस बाहर ही रहने दिया। अब जब हमने सबसे शुरू में शुरुआत करी थी तो हमने पढ़ा था कि साइन इक्वल टू किसके होता है, साइन इक्वल टू होता है ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा के होता है। ये साइन इसके इक्वल होता है या नहीं होता है आप शुरू में देख लीजिएगा, इसके ही इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन बन के आई है इसमें हम a साइन 2πx अपॉन लैम्डा के स्थान पर क्या रख देंगे, साइन रख देंगे, ठीक है। देखिएगा हमने यहाँ लिखा हुआ भी है ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से साइन इक्वल टू होता है किसके, a साइन 2πx अपॉन लैम्डा के। वो तो हमने इसकी जगह ये यहाँ से हटाया और इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया है, साइन, ठीक है। ये हमारी एक समीकरण बन गई, इसे हमने क्या कह दिया है, इक्वेशन थर्ड। ये हमारी इक्वेशन थर्ड यहाँ पर बन गई है। चलिएगा ये इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो हमारी बनी थी एक्स एक्सिस के लिए, यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन ओनली अप्लाइड फॉर एक्स एक्सिस। अब हम यहाँ चलते हैं फॉर इक्वेशन वाई एंड जेड एक्सिस। अब अगर हम वाई और जेड एक्सिस जोड़ लेंगे तब हमारी इक्वेशन क्या होगी। अब आपको पता है कि अगर कण एक है तो वह एक समय में केवल एक अक्ष पर ही स्थित हो सकता है, चाहे वो एक्स पर हो, ठीक है, चाहे वाई पर हो, चाहे जेड पर हो। अगर हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है तो वो केवल एक ही एक्सिस पे होगा, चाहे एक्स पे हो, चाहे वाई पे हो, चाहे फिर जेड पे हो। तो अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब वह एक्स अक्ष पर है तो वाई के लिए कितना हो जाएगा 0 और जेड के लिए भी कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ भी है
बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। यहाँ एक्स की वैल्यू कैसी हो गई है, कॉन्स्टेंट हो गई है। पता चल गया है कि जो एक्स की वैल्यू है वो कैसी है, फिक्स है। तब अगर हम यहाँ वैल्यू रख भी देंगे तो वाई और जेड एक्सिस के लिए जो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगर केवल खाली कॉन्स्टेंट है। इस इक्वेशन में अब हमने क्या काम करा, एक इक्वेशन हमारे पास में पहले वाली स्लाइड में बन गई है 3, यहाँ हमारे पास में 4 है, यहाँ हमारे पास में 5 है। हमने इक्वेशन 3rd को, इक्वेशन 4th को, इक्वेशन 5th को, तीनों के तीनों को हमने एक साथ में जोड़ दिया। जोड़ देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी कौन कौन सी, ये वाली। इक्वेशन 1st से है, इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन 2nd से, 3rd से और 4th से। ठीक है, ये इक्वेशन की वैल्यू किसकी है, 2nd वाली की, सॉरी 3rd वाली की, 3rd की है ये भी। ये जो वैल्यू है किसकी है, 3rd की। अब हमने क्या काम करा, ये इधर वैल्यू काय में है, नेगेटिव चार्ज के साथ में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो जो चार्ज जो हमारा इसका वो चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू काय में हो जाएगी, प्लस में। केवल ये चेंज हो जाए है, ये कैसा है, सेम का सेम जैसा पहले था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसकी अगली स्लाइड में। अब हमें पता है जो लैम्बडा होता है, हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी है अपनी लेक्चर 1st में, कल ही पढ़ी है हमने। तो लैम्बडा इक्वल टू किसके होता है, H/mv के। सॉरी यहाँ आप ये मत सोचेगा कि यहाँ आप रख दीजिए लैम्बडा इक्वल टू H/p। अगर H/p रख देंगे तो जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, जो p है, जो हमारे पास में p वैल्यू है वो किन्हीं 2 का गुणन है। ठीक है, m/v का, तो अलग अलग खोल खोल के ही रखेंगे। काहे से लिया है ये हमने ये हमने लिया है डी ब्रोगली इक्वेशन से। अब बात करेंगे इक्वेशन 6 की, तो हम इस लैम्बडा वाली वैल्यू को इक्वेशन 6 में रख देंगे। अभी हमारी इक्वेशन 6 कैसे बनी समझिएगा। जो हमारी इक्वेशन 5 थी उसमें हमारा जो यहाँ निकल के आ रहा था, क्या निकल के आ रहा था, यहाँ आ रहा था हमारा 4π² डॉट साइन। ठीक है, यहाँ जो हमें ये वैल्यू दी हुई है, जो हम ये वैल्यू देख रहे हैं ये वाली, ये हमारी वैल्यू किसकी है, लैम्बडा की। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, लैम्बडा स्क्वायर की चाहिए। जब मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा तो इसका भी तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर दीजिए और नीचे का स्क्वायर नीचे कर दीजिए। तो लैम्बडा स्क्वायर बराबर हो जाएगा H²/m²v² के। लैम्बडा है कहाँ, नीचे है, तो H² कहाँ चला जाएगा, नीचे, और m² और v² कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो देखिएगा यहाँ आ गए हैं m² और v² पाई के साथ में, साइन वहाँ का वहीं है। और ये हमारे 3 के 3 सेम ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं। ये गांधी जी के 3 बंधन है। ठीक है, ये सेम के सेम ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे जब एक बार जुड़ जाएंगे। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। बार बार जो चेंज होगा वो केवल इसके इतने ही पार्ट में होगा। तो यहाँ हमने क्या काम करा है, हमने वैल्यू रख दी है किसकी, लैम्बडा स्क्वायर की। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है इक्वेशन 7। अब हमें पता है जो टोटल एनर्जी होती है किसकी, वेव की, वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। जो काइनेटिक एनर्जी है ये टोटल कितनी होती है, 1/2 mv² के। और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे हमने यहाँ क्या मान लिया है, कैपिटल V। अब हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमारा यहाँ एक वर्ड आया हुआ था क्या, v²। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी चेंजेबल नहीं है। जो वेट होगा वो भी फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का। H प्लैंक नियतांक है, फिक्स है। पाई की बात करेंगे, वैल्यू फिक्स है। बात करेंगे किसकी, ये जो हमारे पास में आया हुआ है यहाँ v, हमारे पास में यहाँ v² आया हुआ है। इस v² की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हमें इस v² की वैल्यू चाहिए, तो वो हम इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ये जो ये इक्वेशन हमने यहाँ बनाई है, इस वाली इक्वेशन से कैसे निकाली है ये आप जानते होंगे, मैथमेटिकल करना जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो इसमें 1 मिनट लगेगी, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है E = 1/2 mv² प्लस v। इस v को आप इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारा E - v = 1/2 mv²। ये हो जाएगा हमारा यहाँ। फिर 1/2 को भी इधर ले जाइए, अगर ये 1/2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2E - v = mv²। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, केवल v² की। तो इस m को भी इधर ले आइएगा, ये यहाँ कहाँ काहे में है, ये यहाँ है गुना में। तो ये हमारा हो जाएगा v² = 2E - v अपॉन, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, इसके m आ जाएगा, m। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी v² = 2E - v अपॉन m। अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारी v² आया है निकल के, जो हमारी v² की वैल्यू निकल के आई है, इसे हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 7 में। ठीक है, और यहाँ ये हमारा है हमारे पास में v², इसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखते हैं। नई इक्वेशन हमारी बन जाएगी
ये हमारे गांधी जी के 3 बंदर पहले की पहले तरह ही सेम रहेंगे इसी टाइप से, ठीक है। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ कहेंगे, ना कुछ देखेंगे। यहाँ जाइए अब आप इसमें, तो यहीं बार बार चेंज होगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या था, यहाँ था हमारे पास में v²। पीछे हमने एक समीकरण पढ़ रखी थी इसमें, वो हमारी समीकरण क्या थी, वो समीकरण थी हमारी 4π² m² इंटू v² अपॉन h² डॉट साई इक्वल टू 0, ये था। अब यहाँ जो ये हमारा v है, इस v के स्थान पे हमने क्या रख दिया है, इस v के स्थान पे जो रखा है एक बार उसे देख लीजिएगा। हमने रखा है यहाँ 4π² m²। अब इसके v के स्थान की मैं वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ हमने रखा था 2e - v अपॉन m, ठीक है। नीचे क्या है इसके, h² है, गुना में क्या है, साइन है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो नीचे m है, इस m से m का एक स्क्वायर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 में। जब 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। π² जू का तू रहेगा, ऐसा ही π² है। m एक बचा है, एक m रहेगा। e - v बच जाएगा यहाँ से, तो e - v भी लिखा रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, h², और गुना में क्या रहेगा, साइन इक्वल टू कितना रहेगा, 0। ये जो इक्वेशन अब हमें इक्वेशन 8 जो हमें मिली है, जो हमारी इक्वेशन 8 है, ये हमारी 8 इक्वेशन ही क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इसमें कुछ थोड़ा सा और काम करना शुरू कर दिया है, जैसे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसकी, हाइड्रोजन एटम की, किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हैं, हम केवल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, v इक्वल टू होती है -ZE² अपॉन r। तो हम यहाँ v के स्थान पर ये वाली एनर्जी इसकी रख देंगे, तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी ये, ठीक है, प्लस ZE² अपॉन r। अब हमें पता है हमने किसकी पोटेंशियल एनर्जी रखी है, हाइड्रोजन एटम की रखी है। और जो Z होता है, Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। तो हम क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन के लिए जो Z है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी हाइड्रोजन के लिए। और जब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी रख देंगे, पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू भी, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में ली हुई है इसके जैसे, ठीक है, कुछ इस टाइप की, ठीक है। Z गायब हो जाएगा यहाँ से और ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। इक्वल टू किसके है, 0 के है। ये हमारी इक्वेशन 8 है। और ये जो हमारी इक्वेशन 8 निकल कर आई है, ये हमारी इक्वेशन 8 किसके लिए निकल कर आई है, ये निकल कर आई है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। चलिए एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं, बहुत जल्दी से रिकॉल करेंगे हम इसे, आपको वहाँ से ही समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू में से ही इसे रिकॉल कर लेते हैं, ये यहाँ से ही हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसने दी थी, श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, 1926 में दी थी। काहे से दी थी, इन्होंने कैलकुलेटिंग करके दी थी। किस किस की कैलकुलेटिंग करी थी, फ्रीक्वेंसी मोमेंटम की और इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन ऑब्जर्व कर ली थी और इक्वेशन हम इसी में पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन में था डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, साइन के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी इक्वेशन। तो इनकी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस टाइप की थी, जिस टाइप की अब हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है। हम इसे इस टाइप से लिख सकते थे। ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है साइन इक्वल टू a sin 2πx अपॉन लैम्डा। इस रिएक्शन को हमने समझा दिया है। यहाँ साइन क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। यहाँ ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, साइन क्या है, वेवलेंथ है। अब बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट की, हमने यहाँ इसका डिफरेंशियल कर दिया है। जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ हमारे पास में जब हम साइन का करेंगे तो बन जाएगा डी साइन ओवर डी एक्स, और ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा का करेंगे तो हमारा बन जाएगा ए 2π अपॉन लैम्डा कोस 2πx अपॉन लैम्डा। ये कैसे बना है, वीडियो को शुरू से देखिएगा। अगर आप एंड में देख रहे हैं तो वीडियो शुरू से देखिएगा, वहाँ मैंने समझाया कि किस टाइप से हुआ है। चलिएगा दूसरी स्लाइड में। अगर इस वाली स्लाइड की हम बात करेंगे तो जो हमारे पास में इक्वेशन बन के आई थी, ठीक है, इक्वेशन 2, हमने उसका दोबारा से क्या कर दिया है, डिफरेंशियल कर दिया। दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास में ये बन के आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये बन के आ जाएगा। ए को इसके साथ लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू कहाँ से आई है, वीडियो को शुरू से देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में आप रिवीजन की तरह ही पढ़िएगा। तो ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है। तो हमने क्या काम करा, इक्वेशन को थोड़ा धीरे धीरे आगे चलाते हुए चले गए हैं और हमने वैल्यू बताई
कि साइन इक्वल टू होता है किसके, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा के। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, साइन रख देंगे। हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे, जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली है किसके लिए, ये हमारी इक्वेशन किसके लिए थी, एक्स एक्सिस के लिए, ऐसे ही हम वाई और जेड एक्सिस के लिए भी इन इक्वेशंस को निकाल देंगे। जेड एक्सिस के लिए कितना होगा, डी स्क्वायर साइन ओवर डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के लिए कितना होगा, डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो एक्स एक्सिस है वो वाई और जेड के लिए कैसा है, कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, बिकॉज अब हमने यहाँ लिखा हुआ भी है इसमें। अब हमने क्या काम करा, इक्वेशन थर्डली, इक्वेशन फोर्थली, इक्वेशन फिफ्थली, 5 3 4 5 ये इक्वेशन हमने यहाँ ली और इन्हें तीनों के चारों इन्हें 3 इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हमें ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओवर डी जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर डॉट साइन। ठीक है, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की है, ये वैल्यू सेकंड की है, ये वैल्यू थर्ड की है। 3 इक्वेशन ली है ना हमने, थर्ड वाली, फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली। तो हमारे पास में ये 3 इक्वेशन है। तो ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है, ये फोर्थ की और ये फिफ्थ की है। अब हमने क्या काम करा, ये वैल्यू यहाँ हमारी काहे में थी, नेगेटिव चार्ज के साथ में थी, लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के साथ में आ जाएगी। अब पूरी इक्वेशन से ये देखते हैं कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन में चेंजेबल कौन है। केवल लैम्डा ही इस पूरी इक्वेशन में क्या है, चेंजेबल है। भाई पाई की वैल्यू फिक्स होती है, नहीं चेंज होगा, साइन की वैल्यू भी फिक्स होगी, नहीं चेंज होगा। और जो हमने ये जेड और एक्स वाई एक्सिस लिए हैं ये भी सब कैसे हैं, कांस्टेंट है, इनकी भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू केवल किसकी चेंज होगी, लैम्डा की चेंज होगी। चलिए अगली स्लाइड में, जब लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी तो हम कोई लैम्डा की वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। अब हमने पिछली ही वीडियो में पढ़ी थी डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू होता है किसके, एच अपॉन एम वी के। अब इससे हम क्या काम करेंगे, लैम्डा स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये लैम्डा वाली जो वैल्यू थी इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 7 बन जाएगी। केवल ये चेंजेबल है, बाकी कोई यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ ये हमारे पास में आ जाएगा। अब इसमें भी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, मगर जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो घट बढ़ सकती है। तो यहाँ हम वी की वैल्यू फिर दोबारा से निकाल लेंगे। वी की वैल्यू निकालने के लिए टोटल एनर्जी लेते हैं। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख देंगे 1/2 एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को मान लेंगे वी, और एक इक्वेशन बना लेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू 2 E माइनस वी अपॉन एम, ये बना लेंगे। इस इक्वेशन को यहाँ से उठाएंगे, इक्वेशन 7 में रख देंगे। 7 में रखने के बाद में हमारी बन जाएगी इक्वेशन 8। ठीक है, इक्वेशन 8 आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली। यहाँ थोड़ी सी हमें गुना भाग करना पड़ेगा, कुछ काटना भी पड़ेगा जो इसमें से कटेगा, और ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं आपको फिर समझाऊंगा वही बात। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जाइए आप इसमें। फिर इट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारी क्या है, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। जो v होता है वो किसके इक्वल होता है, -z स्क्वायर अपॉन r के होता है। ये वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और v के जो पोजीशन है वहाँ इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में इक्वेशन हमारी 9 बन जाएगी। अब हमें पता है z बराबर कितना होता है, 1 होता है। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। जब हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होगा तो यहाँ हम 1 रख देंगे, तो एक इक्वेशन और बन जाएगी, उसमें से z यहाँ से हट जाएगा। ये बन गई है हमारी इक्वेशन जो आपको लास्ट में दिखाई दे रही है। ये हमारी इक्वेशन है, मेरे विचार से 10 इक्वेशन है भाई। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, बराबर किसके है, 0 के। इक्वेशन कौन सी है, ये हमारी 10 है। ठीक है, ये 8 गलत लिखा हुआ आ रहा है यहाँ। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।